दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संदर्भ में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के महान विभूतियों में शामिल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जीवन पर्यंत देश की सेवा की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, एक उत्कृष्ट पत्रकार, एक कुशल लेखक एवं उर्दू के मशहूर विद्वान थे। उल्लेखनीय है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री होने के कारण मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अग्रणी नेताओं में थे। उन्होंने कांग्रेस के सबसे कठिन और निर्णायक दौर में कांग्रेस का नेतृत्व किया। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में या तो वे जेल में बंद रहे या राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में नीति निर्णयन में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा न केवल मुखर रूप से हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, बल्कि विभाजन की कीमत पर भारत की आज़ादी का अंत तक उन्होंने विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की, बल्कि आज़ादी के उपरांत एक नए भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम के जीवन में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को निम्न तरीके से देखा जा सकता है। तो आइए हम आगे जानते हैं। ये रहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप देख सकते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री का जो कार्यकाल रहा उनका, वो 1948 से 1958 तक का कार्यकाल रहा। तो आइए हम आगे जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। उसके संदर्भ में हम प्रारंभिक जीवन को जानेंगे। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन कोलकाता में गुजरा एवं पढ़ाई में काफ़ी मेधावी होने के कारण उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ साथ तर्क स्तर पर अंग्रेजी, इतिहास एवं उर्दू में विशेषज्ञता हासिल कर ली। एक उत्कृष्ट विद्वान के रूप में योगदान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक उत्कृष्ट पत्रकार के साथ साथ उर्दू भाषा के एक अग्रणी विद्वान थे। उन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र से ही उर्दू में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने धर्म और दर्शन पर कई साहित्यिक रचनाएं लिखी। उनके कुछ प्रमुख साहित्य कार्य निम्न हैं। आइए हम जानते हैं उसके साहित्यिक कार्यों को। पहला, उन्होंने अल हिलाल एवं अल बलाग जैसे अखबारों का संचालन किया। दूसरा, इंडिया विंस फ्रीडम के अलावा उनके चर्चित पुस्तकों में गुब्बारे ए खातिर, हिजर ओ वसल, खत्बात ल आज़ाद, हमारी आज़ादी और तज़करा इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट जानते हैं, उन्होंने कुरान का अरबी से उर्दू में अनुवाद किया, जिसे बाद में साहित्यिक अकादमी द्वारा 6 संस्करणों में प्रकाशित किया गया। तो आइए हम जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में कलाम साहब का क्या योगदान रहा। तो आइए हम जानते हैं, लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन के निर्णय को बखूबी समझते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जन आंदोलन में लग गए। उल्लेखनीय है कि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों में बंगाल के हिंदू क्रांतिकारी काफ़ी सक्रिय थे एवं अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम अधिकारियों से उनका दमन करवाया जा रहा था, जिससे दोनों वर्गों के बीच में आपसी मतभेद को बढ़ाया जा सके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्रांतिकारियों को विश्वास में लिया
एवं यह विश्वास दिलाया कि उनकी संख्या के विपरीत जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता से जन जागरण को बढ़ावा देते हुए अपना ऐतिहासिक अखबार अल हिलाल निकाला, जिससे मुस्लिम लोग भारतीय आंदोलन से जुड़ने लगे। अंग्रेजों को नागवार लगने के बाद अल हिलाल को प्रतिबंधित कर दिया गया। अल हिलाल को प्रतिबंधित किए जाने के उपरांत उन्होंने क्रांतिकारियों विचारधारा से अभिप्रेरित अल बलाग नामक अखबार निकाला, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर अंग्रेजों ने कठोर धाराएं लगाकर कोलकाता से रांची निर्वाचित कर दिया। नेक्स्ट जानते हैं, 1920 में जेल से रिहा होने के बाद वे तुरंत महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। पुनः असहयोग आंदोलन में जेल में बंद कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस विचारधारा के रूप में दो खेमे में बट गई, जहां पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने प्रयासों से कांग्रेस पार्टी में लोगों को एकजुट किया। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं, आगे चलकर 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इन्हें मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, हकीम अजमल खान, सी.आर. दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे तरीके नेताओं का समर्थन भी हासिल था। नेक्स्ट, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष पद का निर्वहन किया एवं इसी अधिवेशन में रामगढ़ रेजुलेशन पारित किया गया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत मौलाना अबुल कलाम को गिरफ्तार कर अहमदनगर फोर्ट जेल में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने 3 साल तक कैद रखा गया। यह समय अबुल कलाम आज़ाद के लिए काफ़ी मुश्किल भरा था, क्योंकि अंग्रेजों ने काफ़ी क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं उन्हें अपनी बीमार पत्नी से नहीं मिलने दिया, जिनके बाद में बीमारी से ही मृत्यु हो गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस एवं ब्रिटिश पक्षों के बीच की सभी महत्वपूर्ण वार्ता में अबुल कलाम आज़ाद अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों से अकेले वार्ता करते थे, चाहे वह 1942 का क्रिप्स मिशन हो, 1945 का शिमला समझौता हो, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन। उल्लेखनीय है कि आखिरी समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा विभाजन की कीमत पर भारत की आज़ादी का विरोध किया गया। इसको लेकर उनका उनके करीबियों से काफ़ी मतभेद भी रहा। आइए हम आगे जानते हैं, कि आज़ादी के उपरांत अबुल कलाम आज़ाद का क्या योगदान रहा। भारत की आज़ादी के उपरांत अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति में व्यापक काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किया। मौलाना अबुल कलाम का मानना था कि विश्वविद्यालयों का काम केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक दायित्वों की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना चाहिए। वह पश्चात शिक्षा समेत अंग्रेजी के महत्व को समझते थे, हालांकि वे मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के पक्षधर थे। इसके साथ ही उन्होंने भारत में निरक्षरता को दूर करने के लिए परीक्षा शिक्षा को भी व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा समेत लड़कियों की शिक्षा, व्यावसायिक परीक्षण और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की लगातार पैरवी की थी।